हम साइराम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1, जो कि हमने कल स्टार्ट किया था। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, संसाधन क्या होता है, संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संसाधन क्या होता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसको संसाधन कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी हमने संसाधन की। एक तो हमने पढ़ा था कि संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन पढ़ा था, समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। स्वामित्व मतलब कि मालिकाना हक, किसी चीज़ के ऊपर किस व्यक्ति का कितना हक है, वो उसका कितना मतलब मालिक है या नहीं है। तो इसके आधार पर हम जो है वो संसाधनों की टाइप्स पढ़ेंगे। व्यक्तिगत संसाधन, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते। इसमें क्या बताया गया है कि निजी व्यक्ति मतलब कि हमारा जो कोई भी संसाधन होता है उसके ऊपर हमारा निजी अपना अकेले का हक होता है। उसमें कोई किसी के साथ हमें उसको शेयर नहीं करना पड़ता। उसमें कोई हमारा किसी को मतलब कि ग्रुप में नहीं होता है, वो अकेले ही। जैसे हमारे मान लो कि हमारी ज़मीन जायदाद है तो वो हमारी है, तो वो हमारी, हमें उसके साथ किसी को बांटना नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से गाँव में ज़मीन भूमि होगी और शहरों में जैसे क्या होता है, बाग होते हैं, चरवाह, तालाब और कुओं, जल आदि के निजी स्वामित्व के कुछ आधार। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची बनाएं। तो शहरों में क्या होता है, जो भी लोगों की अपनी भूमि होती है, घर होते हैं, उनकी जायदाद होती है, वो क्या होते हैं, उनके अपना हक होता है, उनसे कोई वो छीन नहीं कर सकता है। जैसे बाग चरगाह अगर उनके अपने हैं, उन्होंने खुद बनाए हैं, उनका तालाब है, कुआं है, तो और अगर वो चाहें तो कोई भी उनका यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक मतलब कि समुदाय, जिसमें 2 या 2 से 3 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, उन संसाधनों को यूज़ कर सकते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की जो शामलात भूमि होती है। ठीक है, शामलात भूमि जो किसके अंडर होती है, जो सरकार के अंडर होती है, सरकार के पास, सरकार की कस्टडी में होती है वो। ठीक है, चारण भूमि जैसे जहाँ पर हम लोग अपने पशुओं को चरा सकते हैं जाकर, कोई हमें मना नहीं कर सकता है। शमशान भूमि, शमशान घाट जो होते हैं, जो वहाँ पर कोई भी जाकर जो है वो किसी भी मुर्दे को जो है वो जला सकता है। और तालाब का पानी जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है उसको यूज़ कर सकता है। कोई एक व्यक्ति का इसके ऊपर हक नहीं होता है। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क और नगरों शहरों में जो पार्क बने होते हैं, पिकनिक की जगह होती है, खेल के मैदान होते हैं, वहाँ पर सभी लोग जो हैं वो खेल सकते हैं। तो ये कौन से होते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जहाँ पर क्या होता है, सभी लोगों का हक होता है, सभी लोग जो है उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि ये मेरा है, तू यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खातों में बनी हुई होती हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया। इसका क्या मतलब है, राष्ट्रीय संसाधन मतलब कि जो भी संसाधन होते हैं उनके ऊपर किसका अधिकार होता है, राष्ट्र की, देश की जो सरकार होती है उसका अधिकार होता है। तो वो कैसे अधिकार होता है, चाहे वो किसी जैसे मान लो कि खनिज पदार्थ है। ठीक है, खनिज पदार्थ, जल संसाधन हो गए, तो वो क्या कर सकती है सरकार, अगर किसी के जैसे मान लो कि किसी कोयले के भंडार जो हैं, किसी की खुद की उसकी अपनी निजी संपत्ति है। ठीक है, तो वहाँ पे कोयले के भंडार
पता चलता है कि भाई यहाँ पर कोयला है, तो सरकार क्या कर लेगी, उस भूमि को अपने अंडर कर लेगी। तो इस तरह से क्या है, उनकी जो लोगों की निजी स्वामित्व वाली भूमि होती है उसे भी सरकार क्या कर सकती है, अपने अंडर कर सकती है। जल संसाधन, अगर पानी की किल्लत हो जाए तो क्या उस निजी व्यक्ति के पास जो भी संसाधन हैं, जल संसाधन हैं, तो सरकार क्या कर सकती है, उनको सभी लोगों के यूज़ के लिए ले सकती है, उस व्यक्ति से ले सकती है। तो आगे देखो, ये हो गए राष्ट्रीय संसाधन। इसके आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना प्रयोग नहीं किया। ये बोले कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोर्सेस कौन से होते हैं, तो इसमें क्या होता है, तट रेखा, जैसे समुद्र ले लो, समुद्र कोई ओशंस है, उसके आगे तक की 200 किलोमीटर तक की जो जगह होती है, समुद्र के साथ से किसी देश की सीमा तक, जो मतलब कि जो बीच में जो 200 किलोमीटर की जगह आती है, उस पे उस देश, जिस देश के साथ वो ओशंस लगता है, उस देश के ऊपर, देश का जो है उसके ऊपर कोई भी हक नहीं होता है। तो वो जो 200 किलोमीटर वाली जो भूमि होती है उसके ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्वामित्व होता है। वो क्या करती है, उनके ऊपर नियंत्रण करती हैं। वो वो देश जो है उसको यूज़ नहीं कर सकता, चाहे वो उस देश की सीमा के साथ ही वो ओशंस लगता है। और उन संसाधनों के अगर उस व्यक्ति को यूज़ करना है तो उसे किसकी परमिशन लगनी पड़ेगी, हमारी जो इंटरनेशनल संस्थाएं जो हैं उनसे हमें जो है वो सहमति लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट देखो, विकास के आधार पर संसाधनों, विकास के स्तर के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर जो है वो संसाधनों की टाइप्स देखेंगे। संभाव्य संसाधन, ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। तो ये कौन से संसाधन हैं, संभाव्य संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो जिनके मतलब कि उपलब्ध होने की संभावना तो है कि ये संसाधन जो है वो हो सकते हैं, परंतु उनका क्या है, बिल्कुल सही ढंग से उनका यूज़ नहीं किया जा रहा, या फिर उनका यूज़ ही नहीं किया जा रहा, या फिर किया जा रहा है तो बहुत कम यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे ही संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं, जैसे भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में जो है पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, परंतु उनका सही ढंग से जो है विकास, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। वो हैं, उनके होने की संभावना है वहाँ पर, बट उनका यूज़ नहीं किया जा रहा है। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके प्रयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। और विकसित संसाधन विकसित होते हैं जैसे डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड हो चुके हैं, जो जिनका सर्वेक्षण मतलब कि सुपरविजन किया जा चुका है कि ये संसाधन हैं, इनकी कितनी मात्रा है, यूज़फुल हैं नहीं है, मतलब कि पूरी तरह से उनका सर्वेक्षण जो है वो किया जा चुका है, और उनकी गुणवत्ता भी देखी जा चुकी है, मात्रा कितनी है, कितनी क्वालिटी है, वो किसी के मतलब कि यूज़ में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो है वो सब कुछ देखने के बाद देखा जा चुका है इन संसाधनों में। तो जिन संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता प्राप्त की जा चुकी है, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, तो ऐसे संसाधनों को क्या बोला जाता है, विकसित संसाधन कहा जाता है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तो संसाधनों का विकास मतलब कि डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब हमारे पास क्या है, प्रौद्योगिकी, टेक्निक है उन संसाधनों को ढूंढने की, उनको यूज़ करने की, उनको पॉलिश करने की। अगर हमारे पास टेक्निक और हमें संभावना, अगर हमें पता चलेगा, संभावना होगी कि नहीं ये संसाधन यहाँ पर हो सकते हैं, तो उसी तरह से जो है हम संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे आज हमने नेक्स्ट
तो आज हमने कौन कौन से संसाधन पढ़े हैं, संसाधनों की कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा कि स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं, एक तो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, दूसरे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो व्यक्तिगत स्वामित्व वाले संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, जिनके ऊपर जो है वो व्यक्तिगत स्वामित्व वाले संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, जिनके ऊपर क्या है, सिर्फ व्यक्ति का अपना मालिकाना हक है। और सामुदायिक वाले होते हैं, पूरे समुदाय का, हो सकता है कोई गांव हो या फिर कुछ लोगों का समूह हो, उन सभी का जो है उसके ऊपर हक होता है। और राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जिनके ऊपर सरकार का स्वामित्व होता है, चाहे वो किसी की निजी संपत्ति है तो फिर भी सरकार उसके ऊपर जो है वो अपना स्वामित्व स्थापित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, जहाँ जो हमारे मतलब कि समुद्री सीमा होती है, उसे 200 किलोमीटर तक की जो भूमि में अगर कोई संसाधन मिल जाता है तो उसके ऊपर किसका अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। वो उनका, अगर देश को उनका यूज़ करना है तो उन संस्थाओं की सहमति लेनी पड़ेगी। फिर आगे हमने देखा विकास के आधार पर संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन। संभाव्य संसाधन होते हैं जिनके होने की संभावना हो सकती है बट उनका अभी तक यूज़ नहीं किया जा रहा है, अगर यूज़ किया भी जा रहा है तो बहुत कम मात्रा में जो है उनका यूज़ किया जाता है। और विकसित संसाधन कौन से संसाधन जिनका पूरी तरह से सुपरविजन किया जा चुका है कि उनकी मात्रा कितनी है, उनकी गुणवत्ता कितनी है, तो इन सब का पता किया जा चुका है। और तो आज हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बच्चे आपने ये जो बहुविकल्प क्वेश्चंस हैं ये करने हैं, ठीक है। बस यही करें, आपके लिए यही होमवर्क है, आपने लेसन रीड करना है। और ये जो बहुविकल्प वाले फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये अपनी बुक के ऊपर ही टिक लगाना है, इसको नोटबुक पे नहीं करना है आप लोगों ने, ओके।